आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने जो सीडीबी का जो पहला पोर्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है। ये कह रहा है कि एनईपी 2020 में सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक पर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार स्थापित करने की बात कही गई है। सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, बताइए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एनसीईआरटी है, दीक्षा है, दिशा है या निष्ठा, कौन सा है बताओ। सर दीक्षा बी। सर दीक्षा ठीक है। बी दीक्षा। वाला। दीक्षा पक्का है? यस सर। तो ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। ये एज ए राइट आंसर है, ये दीक्षा है। चलिए इसके बारे में, दीक्षा के बारे में कौन जानता है, थोड़ा सा बताइए। पांडे जी जानती हैं? 5 सितंबर 2017 को लॉन्च हुआ था दीक्षा, और ये टीचर्स के लिए, मेनली टीचर्स के लिए बनाया गया ऐप है, जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग देने की बात कही गई है इसमें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें जितने भी 2020 के आसपास जब ये, तो इसमें टीचर को प्रशिक्षण दिया था उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए। तो बेसिकली अगर आप देखोगे मूलभूत जो साक्षरता और यहाँ पर जो संख्यात्मकता की मैंने जो बात करी थी, उस पर क्या था, उच्च गुणवत्ता वाले जो संस्थान थे उनको क्या था, राष्ट्रीय भंडार सरकार के जो ई प्लानिंग थी, ई प्लानिंग जो प्लेटफॉर्म था जो दीक्षा के पर उसको उपलब्ध कराया गया, तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई थी। यहाँ पर आपको ये दीक्षा पोर्टल में जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों की पीडीएफ इत्यादि उनमें वीडियो सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए दीक्षा ये इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न है, ये दूसरे नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर तीसरा वो कर दिया है तो उसको वो देखिएगा। ये कह रहा है कि जो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डेडेस को डेडेस के अनुरूप बदलना चाहिए। प्राणी, बच्चा, पर्यावरण, या पर्यावरण या परियार, या फिर बच्चा और पर्यावरण, या बच्चा या प्रणाली, बताइए। सर ए वाला, प्रणाली सर को ए बच्चे के ऑप्शन अनुरूप आगे बदलेंगे। कर रहे हैं। ए पक्का? अरे यहाँ पर देखिए, इसका जो राइट आंसर है सर ए। बिल्कुल ठीक है कि प्रणाली और बच्चा। अब ये क्या है, थोड़ा सा बताइए। समावेशी शिक्षा की हम जब बात करते हैं, देखिए जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा जो मानती है वो कहती है कि जो बच्चे हैं बच्चे के अनुरूप प्रणाली को बदलना चाहिए। क्योंकि जो समावेशी शिक्षा है, शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जो क्या है, सभी छात्रों को उनकी जो ताकत है, जो कमजोरियां हैं, उनकी परवाह किए बिना क्या करती है, एक ढांचे में वो क्या करती है, उसको बदलती है या उसमें तब्दीली लाती है। समावेशी शिक्षा की जब हम बात करते हैं वो सोचती है कि हम बच्चों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को क्या करना, बदलने की ज़रूरत ये महसूस होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर का है, वो दूसरे नंबर का प्रश्न था। ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये कह रहा है कि सीखने की अक्षमता निम्नलिखित सभी के कारण से हो सकती है, सिवाय क्या है। यहाँ पर आप देखें, सांस्कृतिक कारक, मानसिक संबंधी शिथिलता, या फिर भावात्मक गड़बड़ी, या फिर व्यवहार संबंधी गड़बड़ी। तो बताइए क्या है। चलिए बताइए। सर ए सांस्कृतिक कारण। सर ए सर वाला ए होगा, सामाजिक कारक। क्या होगा? ए। ए होगा? चलिए, यस सर। बिल्कुल सही है। अच्छे, आज सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, ऑप्शन ए सांस्कृतिक कारक ये होता है। तो इसमें क्या होता है, जो बेसिकली अगर आप देखोगे, जो जो हमारी जो मस्तिष्क संबंधी जितने भी शीतलता होता है या भावनाएं होती हैं या कहें उसमें अव्यवहार आता है, उससे संबंधित अशांति के कारण क्या होता है, ये संभव हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, जो तीसरा है, तीसरे का आपने ए बताया, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूँ। चौथा प्रश्न को भी ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा वातावरण बच्चों में सोचने और सीखने के लिए उपयुक्त है। जितने भी ऑनलाइन देखें आप भी इसका आंसर दीजिए। ठीक है,
यहाँ पर देखिए, लंबे समय तक निष्क्रिय सुनना या फिर बार बार दिया जाने वाला गृह कार्य है, या फिर सी शिक्षार्थियों द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत कार्य है, फिर यह डी छात्रों को क्या सीखना है और कैसे सीखना है इसके बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देना। तो बता सकते हैं? सर डी सर डी सर है डी इसका। छात्राओं को क्या सीखना छात्रों को। सर डी। चलिए, डी कह रहे हो तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऑप्शन एज ए राइट आंसर है, डी एज ए राइट आंसर है, तो आपने डी कहा तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। सर इसमें इसमें छात्र जो है वो मतलब ये कहना चाह रहा है, इस सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है जो छात्र है उसे पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ना चाहिए कि वो सीखना क्या चाहता है, वो खुद से कोशिश तो करे सबसे पहले। हाँ, उसके लिए शिक्षक होनी चाहिए साथ देने के, पर पहले सबसे पहले विद्यार्थी को खुद से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, फिर उसके बाद टीचर को भी उसके साथ समावेशित होना चाहिए, मतलब उसे समझाने के साथ खड़े होना चाहिए। चलिए, वैष्णवी आप बताइए इसका आंसर। क्या थोड़ा बताओ इसके बारे में। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वातावरण बच्चों में सोचने और सीखने की क्षमता उपयुक्त है। तो आपने डी कहा, ये सही है, तो बताइए थोड़ा इसके बारे में। सर अगर बच्चा खुद से सोचेगा कि उसको क्या सीखना है और कैसे सीखना है तो वो ज्यादा क्रिएटिव होगा, खुद से सोचेगा इसलिए। च- सर उसमें इंटरेस्ट भी लेगा उस चीज में कि उसे मतलब उस चीज को जो करना है उसे। चलिए, अच्छा है। देखिए थोड़ा सा इसको बताता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पर दिया है कि बच्चे में सोचने और सीखने के लिए उपयुक्त होता है। तो क्या है, छात्रों को क्या करना है, कैसे सीखना है, जैसे अभी आपने इस पे जिक्र किया है, इसके बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देना, अनुकूल सीखने का माहौल को अधिक क्या वो होता है, निरंतर और जीवित बनाया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के लिए क्या होता है, बाल केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना होता है। छात्रों को लंबे समय तक क्या होता है, समय समय पर उसको उसके जो ध्यान को रिकॉल करना होता है, उसको ध्यान को केंद्रित करने के लिए बच्चों के अनुभवों की जो ज़रूरत है उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। और बच्चों को जो अपनी गतिविधि है ना, उनको स्वतंत्र तौर पर या ऐच्छिक से काम करने देना चाहिए, स्वयं से काम करने देना, जिससे कि वो सीख सके। और सीखने की जो रणनीति होती है उसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा बच्चों को क्या देना चाहिए, अवसर हमें प्रदान करने चाहिए। आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था एज ए राइट आंसर है। देखिए, 5वें नंबर का प्रश्न है, जितने भी ऑनलाइन देते हैं वो भी आंसर देते हुए चलेगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट अभी नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक ने यह किस मनोवैज्ञानिक ने वह सिद्धांत तैयार किया जिसमें जिसमें बातचीत बातचीत को बच्चों के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ए बी सी डी दिया है, जीन पियाजे दिया, लेवाकोस्की दिया है, बी स्किनर दिया है, नोन करके नोम चोकस्की करके दिया है। तो बताइए कौन सा है। सर वाइगॉस्की। सर नॉम चॉम्स्की है सर भाषा डी विकास। नॉम चॉम्स्की है इसका। अच्छा, और कोई? सर डी है। देखिए, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दे दीजिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, डी है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यस अब सर। हमने क्या कहा, जैसे हमने कहा कि जैसे इसमें थे कि बातचीत को बच्चों के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जैसे माता पिता होते हैं ना, माता पिता के साथ जुड़ाव से प्रभावित होकर क्या होता है, दो विशिष्ट संज्ञानात्मक क्या होते हैं, खेल गतिविधियां, जैसे खेल होता है और भाषा कौशल ये होता है, जो लेव वास्किलियोस्की करके द्वारा है। इसके प्रस्तावित जो संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात करते हैं, तो उसमें क्लासिक सिद्धांत हम उसमें हम क्या करते हैं, जोड़ देता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सामाजिक संपर्क कैसा होता है, खेल कैसे खेला जाता है, भाषा और संज्ञानात्मक कौशल को किस तरीके से बढ़ाया जाता है, और इन सभी चीज़ों में क्या है, उसकी जो स्मृति विकास को क्या कहते हैं और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने पर क्या दिया जोर दिया जाता है या उसको बनाया जाता है। तो बेसिकली इस पे ध्यान दिया जाता है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि 6 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। अगर आपने ये पढ़ा होगा, क्योंकि आपको इसमें टॉपिक दिया हुआ है, तो तानाशाही होना, अनुमोदित होना चाहिए, या सुविधा प्रदक होना चाहिए, या आधिकारिक होना चाहिए। सर सी। सर सी सुविधा प्रद। तो और भी सर सुविधा प्रद सी। ये देखिए, जिसने भी सी ऑप्शन चुना है एज राइट आंसर है, सुविधा प्रदत्त ये होता है। तो
आपको ये पता होगा जो हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या जो रूपरेखा 2005 में अगर हम जिसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वो जो बच्चों की जो शिक्षा में इस तरीके से वो सहायक हो कि जो हम स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उनका जो ज्ञान है उसके ज्ञान में क्या होता है, उसके निर्माण में कहीं ना कहीं वो मदद मिल सके, और साथ ही संयोगी और साथ ही जो सहायक रूपों में क्या होता है उसको निर्देशात्मक जो भूमिकाएं होती हैं उसके अलावा जो एक शिक्षक होता है आज एक परीक्षार्थी को कहीं ना कहीं परामर्श या कहीं प्रबंधक या मूल्यांकन करता के रूप में क्या करता है, कहीं ना कहीं वो कार्य करता है। तो बेसिकली जो NCEF 2005 में यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये 7वें नंबर का प्रश्न है। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर देते चलिएगा। ये कह रहे हैं समावेशी शिक्षा से तात्पर्य। अगर आपने समावेशी शिक्षा पढ़ी है तो मुझे लगता है कि इसके बारे में आप लोग बताओगे मुझे। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा के सभी बच्चों के लिए एक शिक्षण पद्धति होना, या फिर बी सामान्य और दिव्यांग छात्रों के लिए जैसी सुविधा होना, या फिर सी सामान्य और दिव्यांग छात्रों के लिए एक जैसे स्कूल होना, या फिर डी सामान्य और दिव्यांग छात्रों के लिए अलग अलग स्कूल होना। तो जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए आप लोग, तो इसका आंसर दे दीजिए। चलिए सर सी। और लोग भी बोलते जाइए, सभी अपने सभी जितने भी सर ए। सर ए। सर ए। सर ए। सभी लोगों ने आंसर दे दिया या कोई छूटा, या कोई छूटा है? जो छूटा है तो वो भी आंसर दीजिए। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी है, सामान्य और दिव्यांग छात्रों के लिए एक जैसे स्कूल होना। देखिए आप लोग ये बताइए, मान लीजिए हम लोग सामान्य हैं, ठीक है, कोई बच्चा आंख से थोड़ा सा कम देखता है, या फिर वो हाथ से विकलांग है या पैर से विकलांग है या कुपोषण का शिकार है, तो क्या उसके लिए अलग से विद्यालय होना चाहिए? नहीं। ये चीज़ों को समावेशी शिक्षा से तात्पर्य यही होता है कि दोनों, जैसे दिव्यांग है जो बैसाखी के सहारे आ रहा है मगर उसका दिमाग तो स्वस्थ है ना, तो उनके लिए एक जैसे स्कूल होना चाहिए। बेसिकली समावेशी शिक्षा को एक ऐसे शिक्षा वातावरण के रूप में हम क्या है परिभाषित किया जा सकता है जो जाति हो गया, आपके लिंग हो गया, वर्ग हो गया, विकलांगता की अगर बात करते हैं, और तो और हम कहते हैं भाषा के बावजूद भी अगर हम देखें बेसिकली तो जो शिक्षार्थी के जो पूर्ण जो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत की बात करें या फिर शैक्षिक की बात करें या शिक्षण की बात करें या फिर उसके व्यवसाय को बढ़ावा देता है। जो समावेशी शिक्षा की जो बात करें, इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं बच्चों को अपने साथ ये जो उनके जो साथी होते हैं ना, जो साथियों के साथ क्या होते हैं दोस्ती विकसित करने की कहीं ना कहीं अनुमोदन या कहें उसको क्या होते हैं अनुमति प्रदान करती है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब ही यह है कि सभी के साथ क्या करते हैं मिलजुल कर ये बढ़ना। ठीक है, अब बात करेंगे 8वें नंबर का प्रश्नों को। अभी आपने देख लिया होगा कि 8वें नंबर का जो प्रश्न है, भारत में विशेष शैक्षिक आवश्यकता जिसे SEN वाले छात्रों में सम्मिलित नहीं है। बेसिकली आप देखोगे कि भारत में जो विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले छात्रों में सम्मिलित नहीं है पिछड़े वर्गों के बच्चे या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे या फिर चलने फिरने में अक्षम वाले बच्चे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। ये आपका जो ये टॉपिक है, ये आपका चौथे नंबर का जो यूनिट है वहाँ से इसको उठा के रखा है। आपको इसमें सभी जो आपके 5 के 5 यूनिट हैं, 5 से 5 के यूनिट में समावेशी रूप में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये श्रृंखला है। चलिए बेटा आप दीजिए। ज़्यादा सर ए। ज़्यादा देर मत लगाओ, चाहे यहाँ पर आंसर गलत। सी। सी। चलिए वैष्णवी दीजिए बेटा आंसर। सी। सर सी। सी, चलने फिरने में अक्षम वाले बच्चे। सर सी है। चलिए रितु आप आंसर दे। आरती आंसर दीजिए बेटा इसको। डी। डी, बताओ इसमें जो
इसका जो राइट आंसर है वो डी। सर डी। जिसने भी ये डी आंसर दिया है सही है, क्योंकि हम बात करते हैं भारत में विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले अभ्यर्थियों में शामिल नहीं है, तो उपरोक्त में से कुछ कोई भी शामिल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैंने कहा कि जैसे कि आपको मैं बता दूं कि शुरुआत में अगर आप देखोगे तो पश्चिमी सोच के अगर आधार पर अगर हम देखें, जो पश्चिमी सोच हो रहती है, विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले जो विद्यार्थियों को दृश्य की बात करें, श्रवण गति या फिर बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि अगर हम देखें बेसिकली तो भारत में विशेष शैक्षिक जो आवश्यकता वाले जो बच्चों की बात करते हैं, जो विद्यार्थियों की बात है, शिक्षार्थियों की अगर बात करें, तो उनमें जो वंचित और वंचित समुदाय के जो शिक्षार्थी हैं वो भी सम्मिलित हैं। और इसमें जैसे बाल श्रम हो गया, सड़क पर रहने वाले जो बच्चे होते हैं, और प्रकृति आपदाओं, साथ ही हम कहें सामाजिक जो संघर्षों के शिकार होते हैं जो बच्चे हैं, और जाति और धर्म और अल्पसंख्यक की बात करें, या फिर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के बच्चे हों, या फिर अत्यधिक सामाजिक या फिर कहें आर्थिक अभाव, जैसे हम बेसिकली अगर आप देखते हैं आपका उसमें जो चौथा टॉपिक दिया है एस टी ओबीसी विकलांग और लड़कियां के समूह में क्या होता है, इससे संबंधित ये बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं। बेसिकली अगर हम कहें ये सारी चीज़ें क्या होती है इसमें सम्मिलित होती है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि इसमें सम्मिलित नहीं है, तो बेसिकली उपरोक्त में से कोई, इसमें कह रहे हैं उपरोक्त में से कोई नहीं है, जो मैंने आपको पूरा बता दिया है वो चीज़ें उसमें रहती हैं। अब बात करेंगे 90 नंबर का प्रश्न, आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रगतिशाली शिक्षा की विशेषता है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, जो भी ऑनलाइन दिख रहा है। आप लोग तो क्वेश्चन पुटअप करते ही आंसर दीजिए, चुपचाप मत रहिए, चाहे गलती हो कोई बात नहीं। जो परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने सर सी। अच्छा ठीक है, ये कह रहे हैं परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने वालों पर जोर, या बार बार रटने की ये परीक्षाएं, या फिर लचीला समय सारणी और बैठक की व्यवस्था, ये केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित निर्देशन। तो क्या होगा इसका, इन्होंने सही कहा है, और बताओ सर सी। जो भी ऑनलाइन देख रहे हो वो भी आंसर दीजिए। तो इन्होंने कहा है कि प्रगतिशील जो शिक्षा की विशेषता हो उसमें क्या होता है, बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन आपका सही है, लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था। आप इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये कहता है कि जो प्रगतिशील शिक्षा है उसमें जो विषय वस्तु की अगर बात करते हैं, अनुभवों से जोड़कर शिक्षार्थी के कौशल को समझने और उसको बढ़ावा देने पर हम क्या करते हैं, जोर देते हैं। अब देखिए बेसिकली अगर हम प्रगतिशील शिक्षा की अगर बात करते हैं ना, उसकी अगर विशेषता की बात करते हैं, तो उसमें क्या विशेषता हो सकती है, चलिए मुझे ये बता सकती हैं वैष्णवी, आप बताओ कि इसमें जो शिक्षा की विशेषता क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता बताइए बेटा। सर जैसे इसमें बोला गया कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जैसे रिजिड नहीं होना चाहिए। मैं वही पूछ रहा हूँ, है क्या बताइए इसकी विशेषता। ये पहला क्या ना, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। चलिए प्रेमा आप आंसर दीजिए। जैसे हाँ छात्र केंद्रित हो शिक्षा, हाँ प्रेमा आप, और करके सीखने पर बल दिया गया ठीक है, है। अब चलिए प्रेमा आप दीजिए आंसर, इसकी विशेषता बताइए अगर पढ़ा है आपने तो। सर इसका मुझे नहीं चलिए पता। इसको इसको समझने की कोशिश करिए। जब हम प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता की अगर बात कर रहा हूँ तो उसे नोट डाउन भी करते हुए चलेगा कि समाज और लोकतंत्र के लिए शिक्षा होती है। प्रगतिशील के मतलब ही क्या होता है कि हम समाज और लोकतंत्र के लिए शिक्षा होती है। और सहयोगात्मक और साथ ही सहकारी शिक्षा, सहयोगात्मक मतलब हम अगर कहीं भी कोई हमें शिक्षा इसलिए प्रदान की जाती है, हम एक दूसरे की क्या होता है हमेशा हेल्प कर सकते हैं, कभी कोई मुसीबत में है तो उसकी वो कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें रटने के ज्ञान के विपरीत इसे सिखाया जाता है। भैया यहाँ पर हम कहते हैं कि रटता ही रहता है बच्चा, नहीं, हम प्रगतिशीलता की जब बात करते हैं तो इसके विपरीत हम उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं रटने तक ही आप सीमित मत रहिए। आजीवन सीखने और सामाजिक कौशल पर हम क्या करते हैं, इसमें हमेशा जोर देते हैं कि भैया आपका जो ऐसा बच्चे को ऐसा सिखाए जो उसके हमेशा जीवन भर रहे, और सामाजिक कौशल पर वो जो सामाजिक गतिविधियां हैं उस पर सार्वजनिक रूप पे जोर दे। और आपने जैसे अभी यहाँ पर वैष्णवी ने बोला था कि जो लचीला समय सारणी और बैठने की व्यवस्था जो लचीला एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो बेसिकली वो सही है। तो इसमें एक विशेषता यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दी है, लचीला समय सारणी और बैठने की व्यवस्था, ये इसमें ये सही है। चलिए यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न की बात करेंगे। जितने भी ऑनलाइन में देख रहे हैं आप लोग भी दीजिएगा। शिक्षण से सीखने पर जोर और स्थानांतरण किया जा सकता है।
लड़ने की पद्धति को प्रोत्साहित करके, या फिर सामने के शिक्षण अपनाकर, या फिर परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके, या फिर बाल केंद्रित पद्धति अपनाकर? बताइए बेटा। सर डी। डी। सर डी। पुष्पा जी आप बताओ। डी सर। अच्छा श्वेता। सर डी। हाँ, अच्छा। और ये आप लोग भी बताओ, भारती एकदम साइलेंट क्यों हो? सर मैं तो कब से आपको देख रही हूँ। चलिए कोई नहीं, यहाँ पर सभी की एक जैसी आवाज़ है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन आपका जो डी कह रहे हो एज ए राइट आंसर है। ठीक है, ये बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति पर अपनाकर होता है। तो इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, थोड़ा सा इसका विस्तार बताने की कोशिश करूंगा कि जब हम शिक्षण से सीखने पर जो जोर देने की बात करते हैं ना, जो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपना कर क्या होता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। क्योंकि इस पर हम किन चीज़ों पर हम जोर देते हैं बेसिकली, कोई बताएगा कि हम किन किन चीज़ों पर जोर देते हैं बेसिकली? कोई बताएगा? जैसे हमने कहा कि इसमें आपने कहा कि स्थानांतरण किया जा सकता है बेसिकली है ना, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। और कोई बताएगा बच्चा? चलिए, इसको ये समझिएगा, हम कहते हैं कि बच्चों को अपने जो विचार होते हैं, विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में कहीं ना कहीं सक्षम बनाता है। याद रखना, हम कहते हैं शिक्षण से सीखने पर जोर स्थानांतरण किया जाए, उसमें हम क्यों जोर देते हैं? तो छात्रों की जो अपनी जो गतिविधि होती है ना, गतिविधि से उसे स्वतंत्र और स्वेच्छा से काम करने की हमें हमेशा अनुमति देनी चाहिए। छात्रों के अनुभव जो होते हैं उनको समझ और उनकी ज़रूरतों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई भी बच्चे की अगर जो ज़रूरत है और उसकी जो समझ है उसको हमेशा प्राथमिकता देना चाहिए। और साथ ही जो छात्र होते हैं ना, छात्रों को सीखने की जो अपनी रणनीति होती है, जो जिस प्रकार से मान लीजिए आप लोगों में ऐसे भी कोई ऐसे बच्चा होगा जिसकी जो पढ़ने का जिसका तरीका अलग होगा और समझ जल्दी जाता है, तो आप जैसे जो छात्र हैं उनको अपनी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करना। और जो शैक्षिक प्रतिक्रियाओं में अगर कहने की अगर बात करें, तो छात्रों की जो अनुभव होते हैं उनकी समग्रता को हमेशा क्या करना, पूरा करना। और जो बच्चों की जो गतिविधियां होती है बेसिकली, अगर जो गतिविधियां होती हैं उनको सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या होता है, विभिन्न तरीके से क्या होता है, उनको नवीन जो ज्ञान होता है उसको सीखने की रणनीतियों को उपलब्ध हमेशा कराने चाहिए। तो इसी पर सारे रूप में जोर देता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। तो यह देखिएगा। अब बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये बड़ा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये दिए हुए हैं। ये कह रहा है कि इसको थोड़ा सा आप मनन कर लीजिए, देख लीजिए तब तक। निम्न में से कौन सी सामाजिक और सांस्कृतिक ताकतें हैं जो बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है? अब हम बात करें, देखिए सामाजिक सांस्कृतिक ताकतों की बात करें जो बच्चे की जो वृद्धि है वो और विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। बच्चों को मिलने वाली जो जन्म पूर्व की जो पारिवारिक देखभाल, या फिर बच्चों को मिलने वाली जो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, या बच्चों के सहगामी जो समूह के रिश्तेदारों कंपनी की गुणवत्ता। तो यहाँ पर दिया है, आप देख पा रहे हो कि ये कोड दिए हुए हैं। तो कौन सा सही हो सकता है बताइए? सर ए वाला तीनों। सर तीनों। सर ए तीनों। चलिए, मुझे आपने ये कहा ना, ए कहा, ये सभी कहा ना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अब मुझे बता दीजिए ये तीनों क्यों कहा है आपने, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। सामाजिक और सांस्कृतिक ताकतों के बीच जो होता है, जो बच्चे की जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है, तो इसको आपने कहा कि ये तीनों है। तो मुझे बताइए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, जितना पता है वो बताइए। चलिए वैष्णवी आपसे स्टार्ट करते हैं। सर इसमें चलिए भारती आप ही दो, बोलिए। सर जो बच्चा होता है सीखता है तो उसको मतलब उसको हमारा जो उसका वंशानुक्रम होता है वो भी प्रभावित करता है, उसका वातावरण प्रभावित करता है। मतलब एक बच्चे को हर कोई इफेक्ट करता ही करता है। अगर बच्चा जैसे जन्म लिया, अगर पहले से ही वो किसी चीज का शिकार है, किसी कोई बीमारी का, तो फिर उसको वो भी मतलब प्रभावित करेगा उसके शिक्षण उसमें। चलिए और कोई और बताइए। चलिए वैष्णवी आप बताओ बेटा। सर बच्चा जन्म से पूर्व भी और पारिवारिक देखभाल उसकी कैसी हो रही है इस पर भी डिपेंड करता है। और बच्चे को मिलने वाली स्कूल की जो शिक्षा, स्कूल में कैसी शिक्षा मिल रही है वो भी। और बच्चे के जो सहकर्मी हैं, जो उसके मतलब साथी हैं, वो कैसे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है उसका विकास। चलिए, चलिए प्रेमा जी आप भी बताओ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताओ बेटा।
सर इसमें यही है कि जैसे मतलब जैसे जन्म से कि उसमें पारिवारिक देखभाल, जैसे कि उसमें कोई बीमारियां है या फिर उसका पूर्ण विकास हो पा रहा नहीं पा रहा, या फिर वो कोई बीमारी से ग्रस्त है, या जो उसकी जो स्कूली शिक्षा है उसकी गुणवत्ता किस प्रकार हो रही है, उसका स्कूल का माहौल कैसा है, और जो उसके साथ के जो बच्चे हैं वो किस संगति में रहते हैं और किस तरह का व्यवहार करते हैं, इस तरीके से इसमें है। चलिए ठीक है। चलिए इसमें सोनी आप बताओ बेटा, थोड़ा सा आप भी बताइए इसके बारे में। चलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं है आपकी तरफ से। चलिए यहाँ पर देखिए बेटा, थोड़ा सा वो समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी से रिलेटेड कई प्रश्न आपके बनेंगे। देखिए हमने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताकतें, हमेशा समाज और सांस्कृतिक जो चीज़ें होती हैं, वो जो ताकतें होती हैं, वो बच्चे की जो वृद्धि होती है, जो विकास है, उसको कैसे प्रभावित करती है। देखिए जब एक बच्चा अपनी जो क्षमताओं के विकास और वृद्धि के लिए क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक में जो कहते हैं आपके जो सांस्कृतिक जो वातावरण होता है, उससे जो कुछ प्राप्त करता है, या कहें जो उसकी जो इंद्रियां होती हैं, जो इंद्रियों से उसका विकास के जो पूरे क्रम को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। जो सामाजिक की बात करें, हमने जो सामाजिक वातावरण की बात की और समाज की जो वातावरण की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, तो जो बच्चा होता है, बच्चे की जो इंद्रियां होती हैं, जो सीखने की जो ग्रंथियां होती हैं, उसके विकास को, उसका जो पूरा सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसको कर्म को क्या करता है, प्रभावित करता है। और जो विकसित होता है और वही वो बनता है। जैसे जैसे बच्चा होता है, जिस प्रकार से उसकी सोच होती है, जिस प्रकार से वो पढ़ता है, जैसे बढ़ता है, तो उसी प्रकार से वो आगे समाज में वो बढ़ता है। और समाज और सांस्कृतिक ताकतें द्वारा हमेशा अनुमति दी जाती है कि वह क्या चाहता है। ऐसी स्थिति में कुछ मैं महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे आपने कई लोगों ने इसमें ये कहा कि जो बच्चों के माता पिता, एक परिवार द्वारा उसको देखभाल दी जाती है, या माता पिता और परिवार की जो आर्थिक आर्थिक और सामाजिक स्थिति होती है, पड़ोस और आसपास के वातावरण की गुणवत्ता के अनुकूल, या फिर एक बच्चे द्वारा जो प्राप्त स्कूल की जो शिक्षा की गुणवत्ता, या फिर कहें एक बच्चे के सहकर्मी जो होते हैं और जो समूह होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो कंपनी की गुणवत्ता की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो लिखा है, किसी भी बच्चे या उसके जो परिवार होता है, उसकी जाति होती है, जो धर्म होता है, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, नागरिकता के संबंध में कहीं उपलब्ध कराए जाने वाले जो उपचार होते हैं, उनकी गुणवत्ता की बात करते हैं। और बच्चों की जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों की जो उपलब्ध जो शैक्षिक और व्यावसायिक उपलब्धियों और उनको अवसर की गुणवत्ता देना। समाज में बच्चों से संबंधित जितने भी उनके जो सरकारी कानून और संगठन की गुणवत्ता हो। बच्चों जैसे अगर मैं बात करूं, बच्चे जिस देश से संबंधित रहते हैं, उसके द्वारा उससे प्रतिवादी जो शक्तियाँ होती है, मान लिया हम भारत में हैं, तो हमें संविधान द्वारा जो मूल अधिकार प्रदत्त दिए गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी प्रकार से ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 12वें नंबर का प्रश्न है। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल और समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने में मदद करता है। यहाँ पे नियमित संचार या शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को मार्गदर्शन और सहायता देना, या फिर ये है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, ना तो एक है, ना ही और दो, या फिर केवल दो, या फिर केवल एक, या फिर एक दो दोनों, बताइए। सर डी, एक और बी दोनों। सर डी। चलिए एज ए राइट आंसर है, सर डी। बिल्कुल सही है। ठीक है, एक और दो ये सही आपने कहा। जैसे स्कूल और जो समुदाय की बात करें, जो इंफ्रा फोर्स होते हैं, जो स्थानीय संस्कृति को या स्कूल की जो गतिविधियां होती हैं, उनके जो विभिन्न पहलू होते हैं, उनको शामिल करके जो शिक्षार्थी होते हैं, उनको सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ज्ञान को क्या होता है, हमेशा ताकत मूल्यवान प्रदान करता है। क्योंकि समुदाय और बच्चों को दिखाया जाता है कि उनका अपना जो ज्ञान है, उसका वास्तविक विकास किस प्रकार से हो रहा है, उसका मूल्यांकन किस प्रकार से होता है। जहाँ पर अगर हम बेसिकली अगर देखें, एक शिक्षक के रूप में आप उस समुदाय की जो क्रॉस संस्कृति को समझने के बारे में पता होना चाहिए आपको। जहाँ जहाँ स्कूल है, टैग वहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे टैगोर ने कहा है, जहाँ मन भय मुक्त है, स्कूल के लिए सारी चीज़ें सही होना चाहिए। टैगोर के शब्द हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा ये कहा गया है कि जहाँ मन भय मुक्त है, तो वो जो शब्द है ये किस दार्शनिक द्वारा कहा गया, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके टैगोर द्वारा कहा गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 13वें नंबर का प्रश्न है कि मनोविश्लेषण के संस्थापक थे और उन्होंने मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया। इनमें से कौन है, ए बी सी डी। यहाँ पर देखो GW ऑर्फोर्ड करके, कॉल जंग दिया है, अल्फ्रेड एडर दिया है, सिंगम
फ्राइड करके दिया है, बताइए। सर डी सिग्नम फ्राइड। सर सिगमंड फ्राइड। सिगमंड। सर डी। डी। जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिए। देखिए, आपने जो इसका आंसर दिया है ये राइट है, इसका मतलब आप सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो जो मनोविश्लेषणात्मक की जब हम बात करते हैं इसके दृष्टिकोण से अगर हम देखें, आता है साल आता है 1990 का जो दशक ना 1900 का जो साल आता है, उसके दशक की शुरुआत में क्या था, जो ये सिगमंड फ्रायड हैं इनके द्वारा विकसित इस दृष्टिकोण में अचेतन मन और चेतन मन से संबंधित खोज करके उनके व्यवहार और उनकी भावात्मकता होती है, जो भावनाएं होती हैं, उनके मूल कारणों का विश्लेषण करना इसके अंतर्गत था। जैसे बेसिकली अगर थोड़ा सा इसमें ध्यान दें, जो मनोविश्लेषण विभिन्न प्रकार के रूप ले सकता है, जो चिकित्सा से चिकित्सक तक भिन्न होता है। मनोविश्लेषणात्मक की अगर बात करते हैं तो मनोविश्लेषणात्मक उपचार एक व्यक्ति के अचेतन विचारों और धारणाओं पर आधारित होती है, जो उसको बचपन से विकसित हुए हुए हैं या फिर उसे वर्तमान का व्यवहार कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसको प्रभावित करता है। तो बेसिकली इस पे ये रहता है। अब जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर का बहुविधि बुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, किस पर जोर देता है? छात्रों को कंडीशन कौशल या फिर सामान्य बुद्धि या स्कूल में आवश्यकता सामग्री सामान्य योग्यताएं या फिर प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय योग्यताएं, बताइए क्या हो सकता है? सर डी वाला। सर डी। प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय योग्यता है। सर डी। और लोग बताइए, सभी लोग बताइए ना आंसर, तब सही रहता है। सभी डी की तरफ जा रहे हैं। चलिए, इसका जो राइट आंसर है डी है। वेरी गुड। तो ये प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय योग्यताएं होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे बहुविधि बुद्धि के सिद्धांत से जो पता चलता है, बेसिकली जो ये है बहुविधि सिद्धांत द्वारा ये पता चलता है कि बुद्धि कई कई अलग अलग रूप में होती हैं। जैसे जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग डिग्री में होती हैं, अलग अलग डिग्री के होते हैं ना, कोई कहता है 90% होता है, 110 होता है, कि जो बुद्धि का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। गार्डनर बहुविधि बुद्धि के जो सांस्कृतिक संदर्भ पर ये जोर देते हैं कि प्रत्येक संस्कृति प्रत्येक बुद्धि पर जोर देती है, जो अलग अलग तरीके से ये जोर देती है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है, डैश बुद्धि दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने और पहचानने की क्षमता है, और जबकि डैश डैश बुद्धि स्वयं की भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता है। ये पारस्परिक अंतर्व्यक्तिक या फिर अंतर्व्यक्तिक, तो या फिर कहें पारस्परिक या फिर अंतर्व्यक्तिक सामाजिक, बताइए क्या हो सकता सर डी भी तो हुआ, एक ऑप्शन नीचे भी है। है? अरे हाँ, सॉरी, सी का है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो सामाजिक और आंतरिक व्यक्तित्व, बताइए। सर ये देखिए, डी। हाँ चलिए, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं इसका सर ए और डी में कंफ्यूजन। डी। प्रेमा जी बताइए बेटा। ऋतु बोलिए बेटा। सर डी वाला ऑप्शन दिखा दो। सामाजिक अंतर्व्यक्तित्व, यहाँ पर दिख रहे होंगे ए बी सी डी, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बताइए जल्दी बताइए। सर डी। डी कह रहे हो? सर डी। तो इसका जो राइट आंसर है, जो सर डी। गलत है, जो ए की तरफ जा रहे थे वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर पारस्परिक आ जाएगा और यहाँ पर अंतर व्यक्तित्व ये आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम क्या होता है, पारस्परिक जो बुद्धिमत्ता दूसरों की भावनाओं और इरादों को समझने और पहचानने की क्षमता है। और जब हम बात करें अंतः बुद्धिमत्ता की बात करें तो ये स्वयं की भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता ये होती है। देखिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है, और ये अगर हम यहाँ पर रख दें इसको, पारस्परिक बुद्धि दूसरों की भावना और इरादों को समझने की क्षमता है। और यहाँ पर क्या है, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि और स्वयं की भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने की क्षमता है। तो ये है। आप अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, मुझे लगता है ये प्रश्न आप सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं तुरंत आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, IQ मानसिक आयु का कालानुक्रमित आयु गुणा 100 किसके द्वारा प्रदत्त किया गया, ये बताइए। यहाँ पर संशोधित स्टेफन फोर्ड या ब्रिटेन स्केल करके है, या मैंने सोटा या पेपर
फर्म वेब्रोड स्टेट यह दिया है, तो ब्रिटेन या साइन या इनमें से कोई नहीं, बताइए। चलिए हाँ, सर बीनेट साइमन सी। बिनेट साइमन। सर ए है इसका, ए। सर ए है। ये किसने कहा, नाम क्या है? मेरे को तो यहाँ पर तुम दिखाई नहीं है। वैष्णवी पंडित। अच्छा, एक। सर मैंने कहा ए। चलिए और लोग बताओ, यहाँ पे जितने भी हैं और चाहे ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। गलत होगा तो बेटा क्या होगा, कुछ थोड़ा होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने जो आपके अंदर में जो झिझक है ना, बोल दीजिए बेझिझक। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वैष्णवी, जो आपने जो आंसर दिया है बिल्कुल सही है, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, संशोधित स्टोफन वोल्ड ये बीकन स्केल करके है। तो इन्होंने जो ये था बेसिकली, जो ये मूल रूप से अगर हम देखें, जो 1905 में क्या होता है, अल्फ्रेड ब्रिटन या थियोडोर जैनसन साइमन द्वारा किया गया था। इसमें ये स्केल के रूप में इसको विकसित किया गया था। इससे क्या होता है, जो बच्चों को एक निश्चित काल, यहाँ पर दिखा है जैसे बच्चों का क्या होता है, एक निश्चित कालानुमित आयु की उनकी मानसिक आयु और उसका मूल्यांकन उसमें किया जाता है। तो यह देखिएगा, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। बुद्धि, जो आपका ये कौन सा वाला टॉपिक है बेसिकली, अगर बुद्धि वाला दूसरा है तीसरा, तीसरा है दूसरा वाला यूनिट है, बताइए। सर सेकंड यूनिट है, हाँ, तो सेकंड। सेकंड यूनिट का यहाँ पर क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पर देखिए, 17 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, गार्डनर ने शुरू में 7 बुद्धिमत्ताएं तैयार की हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। देख लिया, इसमें जो सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट का फिर से क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पर दिया है स्थानीय या फिर भाषाई या पारस्परिक या फिर आपके प्राकृतिकवाद, यहाँ पर देख पा रहे हो, बताइए। ये नीचे जो लिखा है प्राकृतिकवाद लिखा है, तो ऊपर देख लीजिए। सर सी है इसका, पारस्परिक वाला नहीं है। सी है। पारस्परिक नहीं है सर। यस सर सी। सर सी। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो सी नहीं है बेटा, वो आपके प्रकृतिवादी हैं, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो दिया गया था, गार्डनर ने शुरुआत में जो 7 बुद्धिमत्ताएं तैयार करने के लिए दी गई थी, इन ये कह रहा है कि आपने ये नहीं पढ़ा। सर ये सुनो पहले, इसमें निम्न में से, सर प्रकृतिवादी तो दी है सर। सुनो सुनो, इसमें से निम्न में से कौन एक नहीं है कह रहा है, ये एक नहीं है पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, तैयार की गई है, निम्न में से कौन एक नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये प्रकृतिवादी। अब बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं आप? सर पारस्परिक नहीं है शायद सर, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। प्रकृतिवादी दी है सर उसने। अच्छा ठीक है, थोड़ा इसको देख लेना, फिर मैं आपको थोड़ा इसको मैं बता देता हूँ। बेसिकली इसका जो राइट आंसर प्रकृतिवादी है, तो आप इसको थोड़ा देखिएगा। तो इसमें क्या है, जो 17 नंबर का है, तो इसमें क्या है, जो भाषाई बुद्धि है, बेसिकली अगर आप देखोगे, जो भाषाई बुद्धि है, एक कवि के रूप में, तार्किक जो तार्किक या फिर गणितीय बुद्धि, या वैज्ञानिक रूप में, या संगीत बुद्धि, ये एक संगीतकार के रूप में। देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, एक तो होता है भाषाई बुद्धि होती है एक कवि के रूप में, दूसरा होता है आपके तार्किक गणित बुद्धि होती है, ये वैज्ञानिक रूप में होती है, तीसरा होता है संगीत बुद्धि होती है, ये संगीतकार के रूप में होती है, चौथा जो होता है वो स्थानीय बुद्धि होती है, मूर्तिकार या फिर एक हवाई जहाज या पायलट के रूप में होती है, ये शारीरिक गति बुद्धि होती है, जो एक एथलीट या नृत्य के रूप में होती है। जो होते जो अगला होता है आपके पारस्परिक बुद्धि, एक विक्रेता या फिर शिक्षक के रूप में होती है। जो सातवां है अंतः व्यक्ति बुद्धि होता है, यह स्वयं के जो सटीक विचार होते वाले बुद्धि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बेसिकली ये 7 होते हैं। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर है वैसे तो ये आपका डी एज राइट आंसर है, तो इसको देख लीजिएगा। तो मैंने आपको ये 7 बुद्धि कौन कौन सी होती हैं वो भी आपको बता दिए, जो 7 बुद्धिमत्ताएं तैयार की हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इस प्रश्न को नोट कर लीजिए आप, फिर कल मुझे बताना। वो वैसे इसका राइट आंसर यही है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 18 नंबर का प्रश्न, मानसिक आयु की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। मानसिक आयु की अवधारणा की बात करें तो यहाँ मत है, थॉर्नडाइक, गल्फर्ड या फिर बीने या फिर स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन बताइए कौन है। सर बिने। हाँ जी, सर बिने। और लोग भी बताइए। सर बिने। बिने हैं। सर बिने। चलिए,
जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। इन्होंने सी की तरफ गए हैं, और तो आप लोग किसकी तरफ जाते हैं बताइए जल्दी से। और सभी ने दे दिया इसमें आंसर या कुछ छूटे हैं? चलिए, इसका जो राइट आंसर है, आपने जो कहा वो जो सही है, बिल्कुल सही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए बेटा। चलिए वैष्णवी, इसके बारे में बताओ बेटा। सर 1905 में बीने साइमन ने मिलकर मानसिक आयु की अवधारणा दी थी बिल्कुल सही है। 1905 में, और इन्होंने मानसिक आयु का सबसे पहले प्रत्यय भी दिया था। बिल्कुल सही है। और वो क्या बोलते हैं, आरती आप बताओ बेटा। वैष्णवी ने तो सटीक आंसर दे दिया है, चलिए आप भी दीजिए। नहीं सर, मुझे नहीं याद इसका। चलिए रितु आप दीजिए बेटा। प्रेमा आप दो बेटा। सर इसमें इतना ही कोई मालूम था बात कि नहीं, बीने ने ठीक। किया है करके। देखिए, जैसे अभी वैष्णवी ने दिया, बिल्कुल उन्होंने एकदम सटीक आंसर दिया। तो इन्होंने कहा था कि जो साइमन ने क्या किया था, 1905 में साइमन ने पहली बुद्धि प्रशिक्षण विकसित करने के लिए इन्हें जाना जाता है। बेसिकली बुद्धि प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो बीने को ही जाना जाता है। जब हम बात करते हैं मानसिक आयु की जो अवधारणा है, तो ये फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक रहे हैं। अल्फ्रेड बिने, ये क्या है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है बिने कहाँ के ये मनोवैज्ञानिक है, तो आपको बता दें फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रांस के हैं। तो इन्होंने बिनेट द्वारा किया गया था, ये पेश किया गया था। बेसिकली ब्रिटेन के अनुसार अगर हम देखें, बुद्धि का अर्थ होता है एक अच्छी तरह से निर्णय लेने। बुद्धि जो होती है, बेसिकली उसका जो अर्थ होता है अच्छी तरह से निर्णय लें। हमारी जो बुद्धि होती है, कभी भी आपको क्या होता है, जब अभी यहाँ पर प्रश्न की जो हमारी सीरीज चल रही है, तो आपकी जो बुद्धि कह रही है कि मैं यहाँ पर सही तरीके से आंसर दूं, सही उत्तर हो। तो ये क्या होती है, जो आपकी बुद्धि होती है वो अच्छी तरह से आंसर या निर्णय लेने के लिए तत्पर होती है। अच्छी तरीके से तर्क करने और अच्छी तरह से समझने की वो क्षमता उसके अंतर्गत होती है। यहाँ पर आप तर्क वितर्क जो करते हैं, उसको समझने की क्षमता क्या होती है, आपकी जो बुद्धि होती है उसमें करती है। और जो मानसिक आयु की अगर हम बात करें, किसी भी व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास का एक अनुमान होता है, जो उसकी बुद्धिमत्ता या इसकी उपलब्धिता या न्यूरोसाइकोलॉजी की जब हम परीक्षण की बात करते हैं, तो उस पर कच्चे स्कोर क्या होता है, प्रदान करता है। और मानसिक आयु का अनुमान सबसे अधिक बार बच्चों पर लगाया जा सकता है। जो ये मानसिक आयु का जो प्रशिक्षण किया जाता है, बेसिक अगर आप देखोगे, अगर आपने ग्रेजुएशन में आपकी साइकोलॉजी रही हो, तो वहाँ पर आपने बार बार इसमें प्रशिक्षण किया होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे अधिक बार जो यहाँ पर बेसिकली अनुमान जो लगाया जाता है वो बच्चों पर लगाया जाता है। इससे क्या होता है, जब आप ये तमाम चीजें करते हैं, तो इस अवधि के दौरान क्या होता है, जो संज्ञानात्मक कौशल में उद्युत और लंबे समय तक वो क्या होता है, विकास उसमें किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, इसलिए आपका जो राइट आंसर था वो सी एज इज राइट था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 19वें नंबर का ये प्रश्न है। ये कह रहा है कि छात्रों को उनकी आईक्यू के आधार पर अलग अलग समूह में वर्गीकृत करने से उनका आत्मसम्मान डैश होता है, और उसके शैक्षणिक प्रदर्शन में डैश होता है। घटता या फिर घटता है, या कोई उसमें प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर आप देखिए घटता है, बढ़ता है, घटता या फिर बढ़ता है तो बढ़ता है। तो बताइए क्या है? एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, प्लीज जल्दी से आंसर दीजिए। अगर आप लोग यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो किस प्रकार से क्लास में जुड़ते हैं तो वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए बेटा, आंसर दो। आवाज आ रही सभी तक? सर आत्मसम्मान घटेगा। यहाँ पर ऑप्शन बताइए मुझे, ए डी। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, नीचे लिखा है बढ़ता है, घटता है, फिर बढ़ता है तो बढ़ता है। तो यहाँ पर ये दिया है, चलिए सर ए वाला होगा। घटता है। अब यहाँ पर ये देखो, ऐसे यस सुनो सर। ना, छात्रों को उनकी आईक्यू के आधार पर अलग अलग समूह में वर्गीकृत करने से उनका आत्मसम्मान या आप कहते हो घटता होता है, या उनके प्रशिक्षण शैक्षिक प्रदर्शन में घटता होता है। तो ये होगा। तो आपने एक कहा है, और लोग कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और लोग बताइए। यहाँ पर देख पा रहे हो, जल्दी बताओ बेटा।
वैष्णवी आंसर दीजिए बेटा। सी। सी। चलिए, इसका आंसर देने में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, बी एज ए राइट आंसर। अब यहाँ पर लगाइए इसको कि उनका आत्मसम्मान घटता होता है और उसके शैक्षिक प्रदर्शन में क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे हम बेसिकली अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि छात्रों को उनके जो आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूह में वर्गीकरण करने से आत्मसम्मान में क्या होता है, कमी आती है और शैक्षिक प्रदर्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आत्मसम्मान में हमेशा क्या होता है, कमी कमी आती है, और साथ ही जो शैक्षिक जो प्रदर्शन होता है उसमें उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए शैक्षिक प्रदर्शन में आपको क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। ठीक है, आत्मसम्मान घट सकता है। अगर मैं यहाँ पर आपको दो चार सुना दूँ तो थोड़ा आपका आत्मसम्मान डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपने मेरे को इनके लोगों के सामने बेइज्जत कर दिया, थोड़ा सा आप का डाउन हो जाओगे, कल से भी क्लास ही नहीं अटेंड करोगे, तो ये होता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा। प्रश्न 20वां है, तो बुद्धि की स्पियरमैन परिभाषा में कारक जी का तात्पर्य है अनुवांशिक बुद्धि या जेनेटिक बुद्धि या फिर सामान्य बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। चलो रे बच्चे, आंसर दीजिए। सर कौन सा? आवाज कट आवाज कट रही है आपकी। मानसिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। क्या है? सर सी चलो, आपने कहा ऑप्शन। इसका सी है, सी। तो सर सी सर सामान्य। सी सामान्य बुद्धि। सर सी सामान्य। और लोग भी बताओ, सी वाला। ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिए। देखिए, यहाँ पर आरती और अगर यहाँ पर सोनी जुड़े हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा निराश कर रहे हैं, बिल्कुल भी आंसर नहीं दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे और बच्चे हैं, भारती भी आंसर दे रही है, तो आप लोग आंसर नहीं दे रहे, बहुत ही अच्छी बात नहीं है बेटा। चलिए, इसका जो राइट आंसर है, जिन्होंने भी सी की तरफ कहा कि सामान्य बुद्धि एज ए राइट आंसर है, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो ये जी का तात्पर्य है, बता सकते हैं आपने सामान्य बुद्धि क्यों कहा? क्या मैं आंसर सबसे पहले डी बोल रहा हूँ। डी कहा आपने? देखिए, आपको इसके बारे में मैं बताता हूँ, थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सर सी कहा, सी तो सी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, सर सी कहा। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए, जो सामान्य बुद्धि की जब हम बात करते हैं ना, बेसिकली उसमें जी जो फैक्टर होता है, हम यहाँ पर जी के बारे में बात करें। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो जी है सामान्य बुद्धि में, बेसिकली अगर आप देखोगे, जो जी जो फैक्टर के रूप में हमेशा जाना जाता है, जी हमेशा फैक्टर के रूप में जाना जाता है। एक व्यापक या कहें मानसिक क्षमता के अस्तित्व को संदर्भित करता है ये। और बेसिकली अगर आप देखोगे, जो ज्ञानात्मक क्षमता माप पर क्या करता है, प्रदर्शन को प्रभावित करता है। और साथ ही एक सामान्य मानसिक क्षमता के संदर्भ में अगर हम कहें, जो जी स्पेरियल मैन के अनुसार जो मौखिक, स्थानीय, संज्ञानात्मक, यांत्रिक और कई ऐसे विशिष्ट क्या होते हैं कौशलों को इन्होंने रेखांकित किया है। तो यह देखिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या था, ये टॉपिक था। निश्चित रूप में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर अनुमान देखोगे तो मैंने कहीं ना कहीं आपकी जो यूनिट थी, यूनिट से ही प्रश्नों को उठा के रखा है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, सही लगी? सर। यस सर।